वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम माध्य की बात करेंगे। सांख्यिकी में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उनमें से एक माप है माध्य। तो माध्य क्या है? माध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है माध्य। माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है जो दिए गए आंकड़ों की श्रृंखला में या दिए गए आंकड़ों के केंद्रीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जो माध्य है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक है और आंकड़ों के केंद्रीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आगे चलते हैं माध्य को लेकर। तो ये जो माध्य होता है वो माध्य दो भागों में विभक्त होता है। माध्य दो भागों में विभक्त होता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं देखिए। पहला भाग जो आता है उसमें आते हैं गणितीय माध्य। कौन से माध्य? गणितीय माध्य। और जो दूसरा भाग है उसमें आते हैं स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य इसमें आते हैं भाई। अब इन दोनों को हम और आगे विभाजित कर सकते हैं। जो गणितीय माध्य हैं वो आगे जाकर तीन भागों में विभक्त होते हैं। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? वो तीनों भाग हैं समांतर माध्य। एक तो है आपका समांतर माध्य, दूसरा होता है आपका गुणोत्तर माध्य। कौन सा माध्य? गुणोत्तर माध्य। और जो तीसरा है वो है हरात्मक माध्य। है को ढंग से लिख देता हूं, हरात्मक माध्य। तो ये तीन प्रकार के गणितीय माध्य होते हैं। एक समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य और तीसरा हरात्मक माध्य। इसी प्रकार से जो स्थिति संबंधी माध्य हैं वो माध्य भी तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं इनको भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आपका माध्यक। पहला है माध्यक जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं। जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं या मध्यक भी कहा जाता है। अगला है बहुलक। ये भी स्थिति संबंधी माध्य है। और तीसरा जो है वो है विभाजन मूल्य। तीसरा जो है वो है विभाजन मूल्य। तो ये हमारे माध्य के कुल प्रकार हैं। माध्य दो प्रकार का हुआ, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में हमारे पास समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आते हैं। इसी प्रकार स्थिति संबंधी माध्य में हमारे पास माध्यक या माध्यिका, बहुलक और विभाजन मूल्य आते हैं। माध्यक भी आपको पता है मध्य का मान बताता है, इसलिए स्थितिक माध्य है। बहुलक बहुत अधिक बार कौन मान आया है वही बताता है। तो यानी ये सब स्थिति संबंधी माध्य हैं और ये गणितीय माध्य है। अब बात करते हैं हमारे कक्षा 10 तक के सिलेबस की। कक्षा 10 तक के सिलेबस में एक तो हमारे समांतर माध्य आता है। कक्षा 10 तक के सिलेबस में एक तो समांतर माध्य आता है, दूसरा आता है माध्यक और तीसरा आता है बहुलक। यानी कि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये तीन हैं। तो हम इन तीन का ही अध्ययन करेंगे। बाकी हमारी बुक में अगर ये चीज है तो इसका मतलब हमें इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि माध्य दो प्रकार के होते हैं। आगे जाकर वो और 6 प्रकारों में विभक्त होते हैं। तो अब हम लेंगे समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक को। अब हम लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? x बार से। तो ये आपको प्रतीक इसका याद रखना है कि इसका चिन्ह क्या है? x बार। अब समांतर माध्य है क्या? तो समांतर माध्य है किसी भी श्रृंखला के सभी पदों का औसत। किसी भी श्रृंखला के सभी पदों का औसत। श्रृंखला के सभी पद, जितने भी पद हैं श्रृंखला में, उन पदों का जो औसत होता है वही समांतर माध्य है। श्रृंखला के सभी पदों का औसत होता है समांतर माध्य। जैसे कि एक श्रृंखला लेते हैं जिसमें पहला मूल्य x1 है, दूसरा पद x2 है, तीसरा पद x3 है, चौथा पद x4 है, पांचवा पद x5 है और उसमें कुल xn पद हैं। n पदों की हम एक श्रृंखला ले लेते हैं।
तो इसका समांतर माध्य निकालते हैं और इससे हम हमारे समांतर माध्य के सूत्र का व्युत्पन्न करते हैं, सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए सूत्र की स्थापना हम यहाँ करते हैं कि सूत्र कौन सा काम में आएगा। तो सूत्र की स्थापना शुरू करते हैं। ये एक श्रृंखला है जिसमें पहला पद x1, दूसरा पद x2, तीसरा पद x3, इस तरह से हमारे कुल n पद दिए हुए हैं। तो समांतर माध्य क्या होगा? x बार होता है सभी पदों का औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्योंकि सांख्यिकी में हमारे पास आंकड़े होते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे? आंकड़ों का योग। राशियों के योग को हम क्या कह सकते हैं? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर हम सांख्यिकी की भाषा में बात करें तो इनको आंकड़े बोल देते हैं, आंकड़ों की संख्या। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? अब आंकड़ों का योग मतलब ये जो दिए गए हैं इन सब का योग, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6 और इस तरह से टोटल सभी पदों का योग हम कर देंगे प्लस xn। तो n पदों का योग हो गया। तो ये तो हो गया आंकड़ों का योग, सबको प्लस करते हैं, सबका योग हो गया। और अब आती है आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? कुल आंकड़े कितने हैं? n आंकड़े हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में n। तो n आंकड़े हैं तो हम उसमें n का भाग दे देंगे। तो ये हमारे हो गए माध्य का सूत्र हो गया हमारा, ये n का भाग हमने दे दिया यहाँ पर। तो देखिए इस चीज को हम जरा सा इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि इन सब आंकड़ों का योग, अगर मैं यहां इस चिन्ह का यूज करूं तो क्या आप इस चिन्ह को पहचानते हैं? तो ये चिन्ह क्या है? लीजिए मैं बता देता हूं कि ये चिन्ह क्या है। ये है सिग्मा। इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा। ये एक यूनानी अक्षर है, ये यूनानी अक्षर है, यूनानी वर्णमाला का एक अक्षर है। इसका मतलब क्या होता है? इसे हम यहाँ क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारे गणित में बहुत सारे चिन्ह यूज होते हैं, तो हम यूनानी और ग्रीक वर्णमाला के बहुत से अक्षरों को यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। इसी प्रकार से इस चिन्ह को भी हमने वहीं से यूज किया है। और इस चिन्ह का मतलब होता है समिशन, और समिशन का मतलब होता है जोड़ करना। समिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। तो इस चिन्ह का मतलब है योग। किसका योग? जो इसके अंदर बैठा है। कौन है? इन सभी पदों का योग। तो मैं इस पद को x लिख दूं, लेकिन यहाँ तो x1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पता नहीं कितने पद हैं तक, तो इसको मैं लिख देता हूं i, xi। जहां हम कह सकते हैं कि जहां i क्या है? 1 2 3 n तक कुछ भी जो है जितने पद हमें दिए गए होते हैं वो i है, और बटे में n है। तो ये हो गया हमारे समांतर माध्य का सूत्र। ये हमारे समांतर माध्य का सूत्र है जिसके द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सूत्र भी क्लियर हो जाएगा और समांतर माध्य भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले इसको मैं रब कर दूं यहां से। हम पहला एग्जांपल लेते हैं। कुछ पद ले लेता हूं मैं, 3 10 19 11 और 7। मैंने कुल 5 पद ले लिए। इन 5 पदों का मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्या निकालना होगा? हमें जो सूत्र में दी हुई है वो चीजें निकालनी है। हमें योग निकालना है पदों का। पद को कहाँ है? ये रहे। इसको हम चाहें तो सिग्मा x भी कह सकते हैं। सिग्मा x मतलब सभी x का योग। वैसे xi कहें चाहे आप सिग्मा कहें, एक ही बात है। तो इनका योग कर देते हैं। 3 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 7। इन सब का हमने योग कर दिया। तो इनका योग कितना आता है? जोड़िए जरा। 3 और 10 13, 13 और 7 20, 30, 40 और 10 50। इस तरह से टोटल योग आ गया 50। आप अपने हिसाब से कैसे भी योग कर लें। और हमें यहाँ पर n का मान कितना दिया है? 1 2 3 4 5। n का मान कितना है? 5। तो चलिए समांतर माध्य निकालते हैं। सूत्र हमारे पास है, सूत्र लगाइए। सूत्र को लिखा हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूत्र को लिखेंगे और बटे में लगाया n। अब आप इसमें मान रख दीजिए सिंपली, और कुछ नहीं है। सिग्मा xi का मान कितना है आपके पास? 50। हमने 50 लिखा। और n का मान कितना है हमारे पास? 5। हमने 5 लिखा और बराबर क्या आया? 10। तो ये x बार बराबर जो 10 आया वही आपका माध्यक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम क्वेश्चन लेते हैं। 2 4
8 5 x 6। यहां पर हमारे पास कुछ पद लिखे हुए हैं। इस श्रृंखला का माध्य कितना ले लेते हैं? 5 है। इस श्रृंखला का माध्य क्या ले लिया हमने? 5 ले लिया। चलिए, अगर इस श्रृंखला का माध्य 5 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इसमें। हमें जो काम दिया गया है हम वही करेंगे। समांतर माध्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा x का मान कितना होगा? सिग्मा x का मान होगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 और सबको जोड़ा तो क्या आ रहा है मेरे पास? जोड़िए, 4 और 2 6, 8 6 14, 5 19, 20 से 5 25 प्लस x। कितना आ गया? 25 प्लस x। और यहाँ n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6। n का मान कितना है? 6। तो चलिए, जो दिया गया है वही काम करते हैं। हम जानते हैं कि x बार बराबर होता है सिग्मा x बटा n। हमें यहाँ पर x बार का मान दिया गया है 5। माध्य कितना है? 5। x बार का मान यहाँ लिख देते हैं। सिग्मा xi यानी सभी पदों का योग कितना है? 25 प्लस x। तो मैंने लिख दिया 25 प्लस x। और n का मान कितना है? 6। लीजिए, हमारे पास एक समीकरण तैयार है। इस समीकरण को सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। चलिए, 6 इधर आके गुणा हो जाएगा 5 से, तो 6 पंजे 30 और इधर क्या बचा? 25 प्लस x। x को यहीं रहने दूं, 25 को इधर ले आऊं तो देखिए क्या होगा? 30 माइनस 25 बराबर x। और 30 में से 25 गए तो कितना बचा? 5 बराबर x। यानी x बराबर क्या आ गया? 5। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 का माध्य 11 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी ये जो संख्याएं हैं वो संख्याएं ज्ञात करनी है यदि इन सब का माध्य 11 है। तो ये सवाल भी हमारा ठीक उसी प्रकार से होगा जैसा हमने अभी एग्जांपल नंबर 2 किया। तो देखिए हम क्या करेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले सिग्मा x का मान। सिग्मा x का मान, तो सिग्मा x का मान निकाल लीजिए। सिग्मा x होता है इन सभी पदों का योग, तो सबको जोड़ देते हैं साहब। x, अब इसमें जोड़ देंगे हम x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 को भी जोड़ दिया। अब जोड़ देंगे x प्लस 4 को, x प्लस 4 को भी जोड़ दिया। अब हम जोड़ेंगे x प्लस 6 को, x प्लस 6 को भी जोड़ दिया। अब हम जोड़ते हैं x प्लस 8 को, तो ये x प्लस 8 को भी हमने जोड़ दिया। और अब हम जोड़ते हैं x प्लस 10 को, तो x प्लस 10 को भी हमने जोड़ दिया। अच्छा, इन सब का योग क्या आ रहा है? तो जरा देखिए योग क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, कुल 6x हैं। तो यानी कितना x हो गया? 6x प्लस, अब संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। यानी 6x प्लस 30 हमारा किसका मान आ गया? सिग्मा x का मान आ गया। अब हम यहाँ देखना चाहेंगे कि n का मान कितना है। 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्या है? 6। तो n का मान कितना हो गया? 6। अब जो हमें सूत्र दिया गया है उसी के अनुसार चलते हैं हम। तो लीजिए, हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम लिख देते हैं कि सिग्मा xi बटा n इज इक्वल टू क्या होता है? x बार। मैंने इस बार x बार को इधर लिख दिया, इधर के बजाय, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x बार बराबर है सिग्मा xi अपॉन n के, तो सिग्मा xi अपॉन n भी x बार के बराबर है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। और वैसे किसी भी समीकरण में अगर बाएं पक्ष के सारे पद दाईं तरफ चले जाएं और दाएं पक्ष के सारे पद बाईं तरफ आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमें करने की अनुमति देती है गणित। तो चलिए, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं। मान रखता हूं सबसे पहले मैं सिग्मा xi का, जो कितना है? 6x प्लस 30। देखिए कितना है? 6x प्लस 30। और बटे में क्या लिखूंगा? n का मान। n का मान कितना है? 6। मैंने n का मान 6 लिख दिया। और x बार का मान भी हमें कहीं दिया है, ये रहा। x बार का मान कितना दिया है? 11। इसे यहाँ लिख दीजिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 चला जाएगा यहाँ 11 के पास गुणा होने के लिए, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6x प्लस 30 बराबर 11 इंटू 6। 6x बराबर 11 इंटू 6 क्या होता है? 66। 30 को इधर भेज दूं तो -30,
तो 6x बराबर कितना हो गया मेरे पास, 66 में से 30 गए तो 36। इस 6 का भी पक्षांतर करूं तो 6 यहां से कहां चला जाएगा, 36 के बटे में, और x बराबर क्या जाएगा 6। जब x बराबर 6 आ गया तो 6 चिंग 36, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 6। अब हम हमारे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ये पूछ रहा है तो संख्याएं बताइए। तो साहब सबसे पहली संख्या क्या हो गई, हम कह सकते हैं अतः संख्याएं हैं। अतः संख्याएं कौन सी है, देखिए डायरेक्ट निकालते हैं हम। पहली संख्या क्या हो गई 6। अब दूसरी संख्या क्या होगी, x का मान 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो दूसरी संख्या हो गई 8। तीसरी संख्या क्या होगी 6 प्लस 4 यानी कि 10। चौथी संख्या क्या हो जाएगी साहब, 6 प्लस 6 यानी कि 12। मैं x का मान रख रहा हूं संबंधित जगह। अब यहां x का मान रखूंगा तो मुझे पांचवी संख्या मिल जाएगी 6 प्लस 8, 8 और 6 14, सॉरी 14। और अब यहां 6 का मान रखूंगा तो 6 और 10 16। तो ये हमारी अभिष्ट संख्याएं हैं, ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आप समांतर माध्य को निकाल सकते हैं। अभी हमने जो समांतर माध्य निकाला वो व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य है, और इसके आगे के पार्ट्स में हम अवर्गीकृत और वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य की अन्य विधियों का भी हम अध्ययन आगे के पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।